अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 को, जिसका नाम है वेव्स। और हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में सीखा था कि बेसिक वेव्स होती क्या हैं। आज के लेक्चर में हम वेव्स की एक टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कहलाती है प्रोग्रेसिव वेव्स। तो चलें स्टूडेंट्स, लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। हम लोग वेव्स पढ़ रहे हैं और वेव्स में हम लोगों ने देखा था कि वेव किसी भी ऐसे मैकेनिज्म को कहते हैं जिस मैकेनिज्म में एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होती है बाय मीन्स ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन होती है और वो ऑसिलेशन एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है और वो डिस्टर्बेंस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इस तरह से ही हो। हम वेव्स की एक क्लासिफिकेशन तो पहले देख चुके हैं जिसमें हमने वेव्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू ट्रैवल और नॉट टू ट्रैवल थ्रू अ मीडियम, कि अगर आपकी वेव किसी मीडियम से ट्रैवल कर सकती है या कोई ऐसी वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने देखा था कि दो तरह की वेव्स हैं और एक वेव को हम लोगों ने वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम दिया था, जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और फिर दूसरी वेव्स थी मैकेनिकल वेव्स, जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अब इसी तरह से हम वेव्स की एक और क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं और वो क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स, इससे हम लोग लेक्चर का आगाज करते हैं कि क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन the basis of energy and momentum। हम लोगों ने ये देखना है कि हमारी वेव्स किस तरह से एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफ़र करती हैं, उनकी एबिलिटी क्या है, और उस बेस पे हम लोग उन्हें क्लासीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस बेस पे अगर हम लोग वेव्स को क्लासीफाई करते हैं तो हम मेजरली दो टाइप्स के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। हम उन्हें देखते हैं। एक जो टाइप है हमारे पास और जो आज हमारा मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी है, वो कहलाता है हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव। और स्टूडेंट्स, जो दूसरी टाइप है हमारे पास, इसी बेस पे जब हम क्लासीफाई करते हैं तो स्टूडेंट्स वो जो दूसरी टाइप है उसे हम लोग नाम देते हैं स्टेशनरी वेव्स। अब स्टूडेंट्स, हम इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो आज का हमारा मेन आर्टिकल है, जिसका नाम है प्रोग्रेसिव वेव। और प्रोग्रेसिव वेव को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे और उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे और फिर प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन की तरफ आएंगे। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारी बुक में एक फिगर दिखाई गई है, जिस फिगर में हमने देखा कि दो स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने एक स्ट्रिंग को दो एंड से पकड़ा हुआ है और उस स्ट्रिंग को पकड़ के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखा हुआ है। अब अगर ऐसा हो कि हमारे पास उन दोनों स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट उस स्ट्रिंग के अंदर एक जर्क प्रोड्यूस करे, अब वो जब जर्क देगा तो उस जर्क का मतलब है कि उसने एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी उस स्ट्रिंग के अंदर जो वो पकड़ के खड़े थे। तो प्रोग्रेसिव वेव को समझने के लिए हम लोग उसी एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं जो हमारी बुक में मौजूद है। बुक में एक फिगर बनी है स्टूडेंट्स, अगर हम उसे देखते हैं तो दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक स्ट्रिंग को दो एंड से पकड़ा हुआ है और उसे तान के रखा हुआ है। अब अगर इस स्ट्रिंग के अंदर एक स्टूडेंट जो है वो एक जर्क देता है तो उस जर्क की वजह से क्या होगा, एक पल्स या एक हम्प क्रिएट होगा जो एक एंड से ट्रैवल करते करते दूसरे एंड तक जाएगा, यानी एक स्टूडेंट से ट्रैवल करते करते दूसरे स्टूडेंट तक जा रहा है। अब अगर इसे हम लोग देखें तो इस
में जो ट्रांसफर हो रहा है वो बेसिकली क्या है। एक चीज तो हमें नजर आ रही है कि ये एक डिस्टरबेंस है जो एक स्टूडेंट ने क्रिएट की थी और वो दूसरे स्टूडेंट तक जा रही है, और हमें पता है कि जो डिस्टरबेंस इस तरह से मूव करती है वो एक वेव होती है। तो ये एक वेव थी जो एक स्टूडेंट से ट्रैवल करते करते दूसरे स्टूडेंट तक जा रही है। लेकिन इस ट्रैवलिंग के दौरान बेसिकली हो क्या रहा है, अगर हम लोग देखें तो जब एक स्टूडेंट ने एक जर्क दिया तो एक हम्प और एक पल्स क्रिएट हुई जो दूसरे स्टूडेंट तक जा रही है, और जब वो दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचती है तो जिस जगह पे दूसरे स्टूडेंट ने स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है तो वो क्या होता है कि उसका हाथ अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रिंग के साथ ही मूव कर जाता है। अब हाथ का ऊपर की तरफ मूव करना क्या प्रेजेंट कर रहा है, इससे हमें क्या पता चलता है। इससे हमें पता चलता है कि एनर्जी जो एक स्टूडेंट ने स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसफर होने के लिए भेजी थी वो एनर्जी दूसरे स्टूडेंट तक पहुंच चुकी है, और उस एनर्जी ने और उस मोमेंटम ने उस स्टूडेंट के हाथ को अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कर दिया। अब इसमें देखते हैं तो हमारे स्ट्रिंग के पार्टिकल्स सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव किए हैं, वो हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ नहीं गए। स्ट्रिंग के पार्टिकल्स अप और डाउन, नीचे की तरफ गए, ऊपर गए और उसके बाद नीचे की तरफ आ गए। लेकिन जो वेव थी वो ट्रैवल करते हुए पहले स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट तक पहुंची, और जब दूसरे स्टूडेंट तक पहुंची है तो उसका हाथ ऊपर को गया है और उसके बाद वो नीचे आ सकता है। जो हाथ का ऊपर की तरफ जाना है ये हमें बता रहा है कि एनर्जी ट्रांसफर हुई है, और उस एनर्जी ने ही उसके हाथ को ऊपर की तरफ भेज दिया था। तो स्टूडेंट्स फिर ये प्रोग्रेसिव वेव है क्या, हम इसको देखते हैं। प्रोग्रेसिव वेव एक ऐसी वेव को कहते हैं जो अपने पॉइंट ऑफ जनरेशन से चलती है और दूसरे एंड तक आगे की तरफ चली जाती है, और उस जाने के दौरान, उस मूवमेंट के दौरान वो एनर्जी भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, और जो मोमेंटम है उसे भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर लेती है। तो इस तरह की बहुत सारी वेव्स हमें नजर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी पानी के अंदर एक पत्थर या कोई भी और चीज ड्रॉप कर दें तो जिस जगह पे वो पत्थर गिरा होता है उससे वेव्स दूर दूर ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं। तो ये एक ऐसी वेव है जो प्रोग्रेसिव वेव कहला रही है। इसको समझने के लिए हम इसके नाम का ही सहारा ले सकते हैं। प्रोग्रेस से ये वर्ड निकला प्रोग्रेसिव, जैसे प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे जाना, तरक्की करना, तो प्रोग्रेसिव भी वही वर्ड है कि ये एक ऐसी वेव है जो अपने पॉइंट ऑफ जनरेशन से या अपने पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से आगे मूव करती है, अवे जाती है, और उस अवे जाने के दौरान ये मोमेंटम भी साथ में लेके जाती है और एनर्जी भी साथ में लेके जाती है। तो स्टूडेंट्स हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव क्या है। इट इज अ वेव दैट ट्रांसफर एनर्जी in moving away from its point of generation। ये एक ऐसी वेव है जो एनर्जी को ट्रांसफर करती है, और उस एनर्जी की ट्रांसफर में जो चीज हमें और भी बताना जरूरी है वो ये है कि ये मूव अवे करती है फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ जनरेशन, जिस जगह पे जनरेट हुई थी उससे अवे मूव करती है। इसीलिए हम लोग इसे प्रोग्रेसिव वेव भी कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रोग्रेस कर रही है, अपने पॉइंट ऑफ जनरेशन से अवे मूव करती चली जा रही है। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से हम इसे एक और नाम भी देते हैं। प्रोग्रेसिव वेव इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैवलिंग वेव। प्रोग्रेसिव वेव इज ऑल्सो नोन एज ट्रैवलिंग वेव। इसका जो दूसरा नाम है वो ट्रैवलिंग वेव कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये तो थी
प्रोग्रेसिव वेव। इसके ऑपोजिट बिल्कुल हमारे पास होती है स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव क्या होती है, इसको इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में जाके हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। अभी हमें सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि स्टेशनरी वेव एक ऐसी वेव होती है जिस वेव में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो ऑसिलेट नहीं करते, वो हमेशा अपनी मीन पोजीशन पे रहते हैं। तो उन पॉइंट्स की वजह से यहाँ पे जो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो नहीं होता। तो हम लोग कह सकते हैं, डेफिनेशन हम इस चैप्टर के लेटर हाफ में जाके पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जान सकते हैं कि सच अ वेव डू नॉट ट्रांसफर एनी नेट एनर्जी। देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इन वेव्स के अंदर हमारे पास नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होता और उसी तरह से नेट ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम भी नहीं होता, तो हम उन्हें स्टेशनरी वेव का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, अभी हम इसको सिर्फ रेफरेंस में देख रहे हैं प्रोग्रेसिव वेव के। डिटेल में हम इस चैप्टर के आखिर में जाके सीखेंगे। इसी वजह से हम इन वेव्स को एक और नाम भी देते हैं, और वो जो दूसरा नाम है इनका वो है स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव इसे क्यों कह रहे हैं? इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जब इस वेव को हम लोग देखते हैं तो अपेरेंटली हमें इसी तरह से लगता है कि ये स्टैटिक है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, लेफ्ट या राइट किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, बल्कि हिंज्ड है और ऑसिलेट कर रहे होते हैं इसके पार्टिकल। बाद में जाके इसे डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम दो तरह की वेव्स हो गई हमारे पास। प्रोग्रेसिव जो पॉइंट ऑफ जनरेशन से अवे मूव कर रही हैं, और स्टेशनरी वेव्स जो हमारे पॉइंट ऑफ जनरेशन से अवे मूव करती हुई हमें नजर नहीं आती है अपेरेंटली, और हमें ऐसे लगता है कि वो रुकी हुई हैं और नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इनमें नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और फिर इस ट्रैवलिंग वेव को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। जो हमारी ट्रैवलिंग वेव्स हैं इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, हम उन दोनों टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली जो टाइप है हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव की, वो कहलाती है ट्रांसवर्स वेव। और जो दूसरी टाइप है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो स्टूडेंट्स, दो टाइप्स हैं हमारे पास ट्रैवलिंग वेव्स की, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हम इन दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उन्हीं एग्जांपल्स के साथ जो हमारी बुक में बताई गई हैं। स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि हमारे पास एक लॉन्ग स्लिंग की स्प्रिंग मौजूद है। हमें पता है कि एक बल्कि सा स्प्रिंग होगा और इस स्प्रिंग को हम किसी भी डायरेक्शन में आसानी से मूव करवा सकते हैं। अगर इस तरह की स्प्रिंग को हम एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर प्लेस कर दें, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, अब इस फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर मौजूद इस स्प्रिंग को अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑसिलेट कराना शुरू करते हैं, हम इसको मूव कराते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या होगा? एक वेव जनरेट होगी और वो वेव आगे की डायरेक्शन में इस स्प्रिंग के अंदर ही ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। अब अगर इस वेव की मूवमेंट को देखें और फिर स्प्रिंग के पार्टिकल्स की मूवमेंट को देखें, तो स्प्रिंग के पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं और उनकी जो मूवमेंट है वो स्प्रिंग की जो इनिशियल मेन पोजीशन थी उससे परपेंडिकुलर मूवमेंट हमें नजर आ रही है। और फिर जो वेव की ट्रैवलिंग है या वेव की जो प्रोपोगेशन है, अगर हम उसको देखें तो वो जिस पॉइंट पे हम लोगों ने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की है उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आगे की डायरेक्शन में मूव करती चली जा रही है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों मूवमेंट्स का कंपैरिजन करते हैं तो हमें नजर आता है कि जो हमारा स्प्रिंग के पार्टिकल्स हैं, वो स्प्रिंग के पार्टिकल्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ऑसिलेट कर रहे हैं और जो वेव प्रोपोगेट कर रही है, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। और इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पार्टिकल्स की ऑसिलेशन और वेव की प्रोपोगेशन, अगर इन दोनों डायरेक्शन का कंपैरिजन किया जाए तो ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो इस तरह की वेव, जिस वेव के अंदर हमारी ऑसिलेशन
और प्रोपोगेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, तो इस तरह की वेव्स को स्टूडेंट्स हम लोग नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव्स का। ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल देखी, ये वहां पे भी हम लोग देख सकते हैं कि जब एक जर्क दिया गया था, जब एक स्टूडेंट ने जर्क दिया, तो उस जर्क को अगर वो कंटिन्यूअसली वेव की फॉर्म में आगे की तरफ भिजवाता चला जाए, तो उसमें हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करा रहा है वेव के अंदर, वो अप एंड डाउन डायरेक्शन के अंदर है। और अगर ऑसिलेशन की बात करें तो वो भी अप एंड डाउन डायरेक्शन के अंदर होगी। और जो वेव है वो एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट की डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर इन दोनों के दरमियान एंगल को हम लोग देखें तो यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे भी हम वही चीज अप्लाई कर सकते हैं कि ऑसिलेशन करते हुए पार्टिकल्स की ऑसिलेशन और प्रोपोगेशन ऑफ वेव ये परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह की वेव हमारे पास ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। तो ये जो दोनों एग्जांपल्स हम लोगों ने दी, स्लिंकी स्प्रिंग की भी और ये एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की भी, ये दोनों एग्जांपल्स हमारे पास हैं ट्रांसवर्स वेव्स की। इसी तरह से इसकी एक और एग्जांपल भी देखी जा सकती है कि अगर हमारे पास वाटर का एक पूल मौजूद हो और उस वाटर के पूल में हम किसी भी चीज को ड्रॉप करें, कोई पत्थर फेंक दें या कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट फेंक दें, तो वाटर के अंदर भी वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं। और वो वेव्स इस तरह से जनरेट होती हैं कि वाटर के पार्टिकल्स अप एंड डाउन ऑसिलेट करते हैं और वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए पहुंच जाती है। और इसको अगर हम फिजिकली देखना चाहें तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर उस वाटर के अंदर एक बॉल जो है वो पड़ा हुआ हो, टेनिस बॉल पड़ा हो, अब टेनिस बॉल वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा होगा। हम अगर पानी के अंदर कोई पत्थर या कोई ऐसी चीज फेंकते हैं जो वेव्स जनरेट करती हैं, तो वेव जनरेट होगी और हमें वेव आगे की तरफ जाती हुई नजर आएगी। और जो पानी के ऊपर फ्लोट करता हुआ बॉल था वो आगे नहीं जाएगा, बल्कि वो अप एंड डाउन ही मूव करता रहेगा। ये इस चीज का प्रूफ है कि हमारे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं और हमारी वेव जो है वो ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ जा रही है। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक और एग्जांपल है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव की। तो फिर हम ट्रांसवर्स वेव्स को डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं? इफ इस वेव को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऐसी वेव है इन विच द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम आर डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ वेव, अ वेव इन विच particles of the medium displace perpendicular to the propagation ऑफ वेव, जिसमें हमारे मीडियम के पार्टिकल्स और वेव की जो प्रोपोगेशन है वो हमें परपेंडिकुलर नजर आ रही होती है। तो इस तरह की वेव को स्टूडेंट्स हम लोग नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव्स का। और इसकी एग्जांपल्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। हाँ, हम इस डेफिनेशन के साथ उन एग्जांपल्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव को देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी हम बिल्कुल उसी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि दोबारा से कंसीडर करें कि हमारे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग मौजूद है और अब की बार हम उस स्प्रिंग को फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखते हैं, लेकिन अब जब हम उसे डिस्प्लेस करते हैं तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से होती है कि हमारा जो स्प्रिंग है, हम उस स्प्रिंग को आगे और पीछे लिटरली मूव करवाते हैं इस तरह से कि जिस तरह से हमने उसको आगे की डायरेक्शन में पुश दिया और फिर पीछे की डायरेक्शन में। अब क्या होगा जब हम उसे आगे और पीछे टू एंड फ्रो इस तरह से ऑसिलेट करवाएंगे तो स्प्रिंग के कुछ एरियाज एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और वो करीब आने वाले एरियाज जो हैं वो मूव करते 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 दूसरे एंड की तरफ जाएंगे और हमारा जो स्प्रिंग है उसकी इस तरह की मूवमेंट की वजह से वेव्स जनरेट होंगी जो आगे की डायरेक्शन में जाएंगी। अब अगर उन वेव्स का कंपैरिजन करें और उसकी मूवमेंट को देखें और पार्टिकल्स की मूवमेंट को देखें तो हम देखते हैं कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अभी भी ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी ऑसिलेशन और जो वेव की प्रोपोगेशन है अगर हम उन दोनों का कंपैरिजन करें तो हम लोग देखते हैं कि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। यानी
पैरेलल। अगर आपके पार्टिकल्स की मूवमेंट देखें तो वो इस डायरेक्शन में है और जो वेव की ट्रैवलिंग है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो हम लोग कह सकते हैं कि पैरेलल, वो पैरेलल लाइक पैरेलल भी हो सकता है, अनलाइक भी। वेव जो है वो पॉइंट ऑफ जनरेशन से अवे जा रही है और जो पार्टिकल्स हैं वो पॉइंट ऑफ जनरेशन से अवे भी जाते हैं और उसकी तरफ वापस भी आते हैं, यानी वो ऑसिलेट करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में हमारी वेव की प्रोपोगेशन और जो हमारे पार्टिकल्स की ऑसिलेशन है वो पैरेलल है। और पैरेलल इसलिए कह रहे हैं कि अगर जब वो पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं और वेव आगे को जा रही है तो हमें पता है कि ये अनलाइक पैरेलल कहलाते हैं, लेकिन हैं ये भी पैरेलल ही, और अगर सेम डायरेक्शन हो तो वो लाइक पैरेलल होंगे। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह का मामला हो जाए कि हमारी वेव ऐसे मूव करे कि उसके पार्टिकल्स और वेव दोनों पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, तो हम इस तरह की वेव को नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव का। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। अ वेव, कौन सी वेव है जो लॉन्गिट्यूडनल है? इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम displace parallel to the propagation of wave, जिसमें हमारे मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वेव की प्रोपोगेशन के पैरेलल मूव करें, तो इस तरह की वेव को हम लोग नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव का। और स्टूडेंट्स इसकी जो सबसे अच्छी और बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है हमारे पास साउंड वेव्स। हम जानते हैं कि साउंड वेव्स में क्या होता है कि हम जब बोलते हैं या किसी भी मीन्स के थ्रू साउंड जनरेट करते हैं तो वो जो साउंड है आगे मौजूद एयर के पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करता है और एयर के पार्टिकल आगे जाते हैं और फिर पीछे आते हैं, एयर के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते जाते हैं और वेव जो है वो आगे की डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। तो साउंड वेव इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारे पास ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के दरमियान फर्क, जो कि पीछे हैं प्रोग्रेसिव वेव की टाइप। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज और भी है जिसे हमें यहाँ पे सीखना है, वो ये है कि क्या ये दोनों वेव्स जो हैं किसी भी मीडियम में एक ही तरह से ट्रैवल कर सकती हैं कि या इनका ट्रैवल करना मीडियम डिपेंडेंट है। तो इस आर्टिकल का जो लास्ट पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में ये इंफॉर्मेशन हमें बताई गई है। हमें बताया गया है कि ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव हर तरह के मीडियम में एक तरह से ट्रैवल नहीं करती। अगर तो हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बिल्कुल एक तरह से ट्रैवल करती हैं और बहुत आसानी से एक जगह से मूव करके दूसरी जगह तक जा सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्लूइड्स की, तो फ्लूइड्स के अंदर हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स को प्रोड्यूस कराना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर हम उन्हें प्रोड्यूस करा भी लेते हैं तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाती और डाई आउट कर जाती हैं। वहाँ पे जो ज़्यादा अच्छे से वेव ट्रैवल कर पाती है वो है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसीलिए एक एप्लीकेशन हमारी बुक में बताई गई है डू यू नो के हेडिंग के अंदर कि हमारे पास जो अंडर सी कम्युनिकेशन होती है उस अंडर सी कम्युनिकेशन में हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स हम लोग यूज नहीं करते जो नॉर्मल रेडार्स के अंदर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स जो हमारे पास हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं और जब उन्हें अंडर सी या पानी के अंदर कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं तो वो बहुत जल्दी डाई आउट कर जाती हैं, हमारे डाटा को बहुत आगे तक लेके नहीं जा पाती। तो फिर उसका अल्टरनेट हमारे पास क्या है, वहां पे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को इस्तेमाल करते हैं और अल्ट्रासोनिक वेव्स अगर यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में हमारे पास मौजूद हों तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे अंडर सी कम्युनिकेशन में बहुत आसानी से और बहुत एफिशिएंटली हमारी कम्युनिकेशन और डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स फिर याद रखने वाली चीज़ क्या है कि हमारी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सॉलिड्स में एक साथ और बहुत अच्छे एफिशिएंट अंदाज में जनरेट भी हो सकती हैं और प्रोपोगेट भी हो सकती हैं। लेकिन अगर फ्लूइड्स की बात करें तो वहाँ पे ट्रांसवर्स वेव्स नहीं चलेंगी, वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो बेटर
वे है हमारी कम्युनिकेशन और डिटेक्शन के लिए। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं वेव्स, और वेव्स के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वेव होती क्या है, और उसकी हमने क्लासिफिकेशन भी देखी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि वेव्स को हम लोग दो मेजर टाइप्स के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं, एक मैकेनिकल वेव और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन वेव्स की एक और भी क्लासिफिकेशन है। हम वेव्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम क्या हो सकती है, हम इसको लेके चलते हैं और अपने नेक्स्ट आर्टिकल तक पहुंचते हैं। वेव्स को बेसिकली दो टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया जा सकता है। एक कहलाती हैं स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स, और दूसरी कहलाती हैं ट्रैवलिंग वेव्स या प्रोग्रेसिव वेव्स। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों वेव्स को हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। आज हम लोग पहले हिस्से की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव्स को डिस्कस करेंगे। स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स इस चैप्टर के आखिरी हाफ में जाके हम लोगों ने उन्हें बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये दो टाइप्स हैं हमारे पास वेव्स की, अगर हम एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम की बेस पे इनको क्लासीफाई करते हैं। तो प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव्स क्या हैं, हम उसकी तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स, वर्ड है और उस वर्ड से हम इस वेव को समझ सकते हैं। वर्ड है प्रोग्रेस और उसी से निकला प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? आगे जाना, बढ़ना, तरक्की करना। तो प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं? स्टूडेंट्स, प्रोग्रेसिव वेव्स आर सच वेव्स जो अपने पॉइंट ऑफ जनरेशन से या अपने पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से, जिस जगह पे वो प्रोड्यूस हुई थी, जिस जगह पे वो जनरेट हुई थी, वहां से ट्रैवल करते करते आगे की तरफ जाती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव्स आर दोज वेव्स which carry energy in moving away from their point of generation or their point of disturbance। जिस पॉइंट पे ये जनरेट हुई थी या जिस पॉइंट पे ये प्रोड्यूस हुई थी, उस पॉइंट से अवे मूव करती हैं, और अवे मूव करते करते ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं। ना सिर्फ ये एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं बल्कि साथ साथ मोमेंटम भी ट्रांसफर करती हैं। तो ये वेव्स कहलाती हैं प्रोग्रेसिव वेव्स या ट्रैवलिंग वेव्स। नाम में ट्रैवलिंग भी इसलिए आया क्योंकि ये ट्रैवल करती हैं अवे फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ जनरेशन। तो स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमारी बुक में ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन की गई है कि दो स्टूडेंट्स हैं और उन दोनों स्टूडेंट्स ने एक स्ट्रिंग को दो एंड से पकड़ा हुआ है और उसको खींच के खड़े हैं और उस स्ट्रिंग को बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेच्ड फॉर्म में रखा हुआ है। और फिर क्या करते हैं, इन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट एक जर्क देता है स्ट्रिंग को, और उस जर्क की वजह से एक पल्स या एक हम्प क्रिएट होता है जो उस स्टूडेंट की तरफ से, जिसने इसे जनरेट किया था, ट्रैवल करते हुए जाता है दूसरे स्टूडेंट की तरफ जो उस रस्सी को पकड़ के दूसरे एंड से खड़ा था। अब स्टूडेंट्स देखिएगा होता क्या है कि जब उसने एक जर्क दिया तो जर्क देने का मतलब ये था कि उसने रस्सी के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की। अब वो जो डिस्टर्बेंस है वो डिस्टर्बेंस एक हम्प की फॉर्म में आगे की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देती है। अब जहन में रखिएगा कि हम लोग कह रहे हैं कि एक ऐसी वेव है जो एनर्जी भी ट्रांसफर करती है और मोमेंटम भी ट्रांसफर करती है। तो स्टूडेंट्स, जब वो वेव एक एंड से दूसरे एंड पे जा रही है तो हम्प है जो हमें नजर आ रहा है, एक हम्प, एक पल्स जो ट्रैवल करते करते दूसरे एंड पे जा रही है। जब वो दूसरे एंड पे खड़े मौजूद स्टूडेंट तक पहुंचती है तो उस स्टूडेंट का हाथ जहां पे वो वेव को पकड़ के खड़ा है वो ऊपर की डायरेक्शन में उठ जाता है। अब इस ऊपर की डायरेक्शन में हाथ के उठने की वजह क्या है? वो दोनों चीजें जो पहले वाले स्टूडेंट्स ने इस वेव को प्रोवाइड की थी। क्या? पहली चीज एनर्जी। जब उसने एक जर्क दिया तो उसने एनर्जी इस रस्सी के मीडियम को प्रोवाइड कर दी और वो एनर्जी ट्रैवल करते करते दूसरे एंड पे गई और दूसरे स्टूडेंट के हाथ को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर लिया, और ये विदाउट द एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं है। और हाथ का ऊपर की तरफ जाना ये भी बता रहा है कि जो मोमेंटम एक एंड पे जनरेट हुआ था वो मोमेंटम भी दूसरे एंड तक पहुंच चुका है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखी थी, वो यहाँ पे नजर आ रही है कि हमारा
जो मीडियम है उसके पार्टिकल्स सिर्फ ऑसिलेट किए हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी पोजीशन को छोड़ा है, वो आगे नहीं गए, यानी वो पार्टिकल्स अपनी जगह पे मौजूद रहे, सिर्फ उनकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुई, उनकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। हॉरिजॉन्टली जो चीज ट्रैवल करते करते आगे की तरफ गई वो सिर्फ एनर्जी थी और उसके साथ साथ मोमेंटम था। पार्टिकल्स की मूवमेंट जो थी वो वर्टिकल मूवमेंट थी। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एक वेव जो हमने जनरेट कराई और इस वेव को हम लोग नाम देते हैं प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव का। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें और इस प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव की क्लासिफिकेशन करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। एक टाइप कहलाती है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी टाइप हमारे पास कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो हम लोगों ने अब इन दोनों टाइप्स के दरमियान डिफरेंस भी देखना है और ये किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं हमने ये भी देखना है। तो इन दोनों को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो मैकेनिज्म है जो हमारी बुक में डिस्कस किया गया है वो है एक स्लिंकी स्प्रिंग। हम लोग जानते हैं छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास स्लिंकी स्प्रिंग एक इस तरह का स्प्रिंग होता है जिसको आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, बल्कि फॉर्म में होता है। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर एक स्लिंकी स्प्रिंग जो है वो प्लेस किया हुआ है और उसको हम पकड़ते हैं अपने हाथ के साथ और उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ऑसिलेट करवाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि जब हम उसे ऑसिलेट करवाते हैं तो उस स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर एक वेव जनरेट होती है जो आगे की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। हम स्लिंकी को ऑसिलेट करा रहे हैं और वेव आगे की डायरेक्शन में ट्रैवल करती चली जा रही है। अगर हम इन मूवमेंट्स को देखें तो दो तरह की मूवमेंट्स है, एक वेव की प्रोग्रेशन है और एक जिस मीडियम में से वो वेव ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ जा रही है उस मीडियम के पार्टिकल्स की मूवमेंट है। तो हम देखते हैं कि हमने उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवाया था। तो अगर आप मीडियम के पार्टिकल्स की मूवमेंट को देखते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वेव की प्रोपोगेशन देखते हैं तो वेव आगे की डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। तो अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके देखें तो हम लोग देखते हैं कि जो वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है और जो पार्टिकल्स की ऑसिलेशन की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है। किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें तो वेव ट्रैवल करते हुए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और जो पार्टिकल्स हैं उसकी डायरेक्शन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं। अब पार्टिकल्स दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी वेव की मेन पोजीशन से आगे भी जा रहे हैं और पीछे भी जा रहे हैं और वेव सिर्फ आगे की डायरेक्शन में ट्रैवल करती जा रही है। तो अगर स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह का एक केस आ जाए जहां पे मीडियम के पार्टिकल्स और वेव की प्रोपोगेशन ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएं तो हम इस तरह की वेव को नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव का। तो स्टूडेंट्स ये जो वेव अभी हम लोगों ने क्रिएट की ये प्रोग्रेसिव वेव की वो टाइप है जिसे हम लोग ट्रांसवर्स वेव का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स जो एक स्ट्रिंग के अंदर वेव बनती है जैसे हमें यहाँ पे नजर आ रहा है वो एक एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव की। इसी तरह से अगर हम लोग किसी वाटर के जो पूल है उसके अंदर एक डिस्टरबेंस क्रिएट करें, कोई पत्थर या कोई भी चीज उसके अंदर फेंके तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मूव करते हैं और वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करती चली जाती है। तो फिर वो भी इसी की एक एग्जाम्पल है जो वाटर वेव की फॉर्म में हमें मिलती है। तो अल्टीमेटली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, इफ द direction of propagation of wave and the direction of oscillation of the particles of a medium are perpendicular to each other, then such a wave is known as transverse progressive wave. तो स्टूडेंट्स इसकी दूसरी टाइप की तरफ जाते हैं। यही एग्जाम्पल हम एक दफा और देखते हैं। ये जो हमारे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग है, पहले तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑसिलेट करा के देखा। अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑसिलेट ना कराएं बल्कि क्या करें कि इसे टू एंड फ्रो मूव करवाना शुरू कर दें तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं और पीछे की तरफ लेके आते हैं तो स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो हमें एक दूसरे के करीब आते हुए नजर आते हैं और जब वो करीब आते हैं तो उसी के साथ वो मूव करते 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 आगे की तरफ
ट्रैवल करते चले जाते हैं। तो उन पार्टिकल्स का डिस्टेंस कम होता है और वो कम डिस्टेंस वाले पार्टिकल्स हमें ऐसे फील होता है कि वो आगे 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 मूव करते चले जाते हैं। और अगर कंटिन्यूअसली हम इस तरह से मूव करवाते चले जाएं तो हम देखेंगे कि वो पार्टिकल्स के दरमियान जो कम फासले वाला पार्ट है वो मूव करते हुए आगे की तरफ चलता चला जाएगा। अब इस वेव को भी हम उसी अंदाज में अगर देखें तो हम देखते हैं कि इसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट किस तरह से। तो मीडियम के पार्टिकल्स हमारे पास आगे और पीछे टू एंड फ्रो इस तरह से मूव कर रहे हैं, और जो हम वेव को देखते हैं वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रही है। तो अगर हम मीडियम के पार्टिकल्स और वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन का कंपैरिजन करते हैं तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, या ज्यादा बेहतर होगा हम अगर इसे इस तरह से कहें कि ये पैरेलल हैं। वो पैरेलल लाइक पैरेलल भी और अनलाइक पैरेलल भी हो सकते हैं, लेकिन जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो और वेव की प्रोपोगेशन जो है वो पैरेलल है। अगर इस तरह की वेव हम लोग जनरेट करें तो हम उसे नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ये टाइप है क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव की, तो हम इसे लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव भी कह सकते हैं। तो इफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन of the particles of the medium are parallel to each other, then such a wave is known as transverse longitudinal progressive वेव। तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव होती है। और अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी बहुत सादा सी एग्जाम्पल है जो कि हम लोग हर जगह पे ऑब्जर्व करते हैं, हमारी साउंड वेव को। साउंड वेव में क्या होता है कि जब हम लोग बोलते हैं या किसी भी मीन्स के थ्रू साउंड जनरेट किया जाता है तो साउंड अपने रास्ते में मौजूद जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनको डिस्टर्ब करता है, और एयर के पार्टिकल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं और फिर वहां पे क्योंकि एक वैक्यूम उनके पीछे क्रिएट हो रहा होता है तो उस रिलेटिव वैक्यूम को कवर करने के लिए वो पीछे की डायरेक्शन में भी आते हैं, तो पार्टिकल्स फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, और इस ऑसिलेशन से जो साउंड ट्रेवल करते हुए जा रहा होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो उस जो साउंड वेव्स हैं वो सबसे अच्छी एग्जाम्पल है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को समझने के लिए। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर टाइप्स को डिस्कस करेंगे वेव्स की। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।